अब जब सरकार ने ये आदेश पारित कर ही दिया है कि भोपाल एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा और एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनेगी, तो ये एक सही समय है जब इसके बारे में डिटेल्स एक छोटा सा एक्सप्लेनर दिया जाए। जो एरिया निर्धारित किया गया है ये लगभग 5 जिलों को मिलाकर बनेगा। इसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ के कुछ हिस्से हैं। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 8 से 10 हज़ार वर्ग किलोमीटर है और जो प्रस्तावित जनसंख्या है लगभग 80 लाख से 1 करोड़ तक है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन से लगभग 1/5 क्षेत्रफल में और लगभग उतना ही छोटा जनसंख्या में है। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास है और अगर इसको तुलना में स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ से देखा जाए तो ये उससे लगभग 2.5 गुना छोटा और 2.5 गुना संख्या में कम है। इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि जो एक मानचित्र उभर कर आ रहा है वो काफ़ी हद तक पुराने भोपाल रियासत के मानचित्र से मेल खाता है। यदि जावरा के आगे देवास वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ये लगभग वही बन के निकलता है जो पुराना नवाबी रियासत का नक्शा था। इससे ये तथ्य निकल कर आता है कि जो पुरानी रियासतों की सीमाएं भी बनी थी वो भौगोलिक सीमाओं को देखकर बनी थी और उनका एक तर्कसम्मत कारण था। जाहिर है कि मॉडर्न ज़माने में सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को देखकर चीज़ें नहीं बनती है, किंतु उनमें भी एक आधार उनका भी लिया जाता है। नमस्कार। जहां एक और अनेकों संभावनाएं हैं, वहीं ढेरों जिम्मेदारियां भी। अक्सर देखा गया है कि सॉफ्ट एरियाज बड़े बदलावों में नज़रअंदाज हो जाते हैं। सरकारें करना नहीं चाहती क्योंकि ग्लैमरस नहीं है, जैसे कि पर्यावरण एवं संस्कृति की रक्षा, सही मुआवजा एवं पुनर्वास आदि। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ज़रूरी चीज़ है? तो इसमें हमारा जवाब है कि हाँ। इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि इस तरह की बात सालों पहले, दशकों पहले बाबूलाल गौर जी ने भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि भोपाल भारत की सेकंड राजधानी बननी चाहिए। उस दिशा में उस वक्त तो काफ़ी वो अव्यवहारिक था, लेकिन बाद में चल के कुछ उसके कदम उठाए गए, यहाँ तक कि फिर ये तय हुआ कि थोड़ा कुछ ऑफिसर्स ग्वालियर शिफ्ट किए जाएंगे, वहाँ ताज एक्सप्रेस वगैरह भी चलाई गई, लेकिन फिर भी उस समय कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, कम्युनिकेशन के लिंक्स उतने नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और डूएबल थिंग है। जैसा कि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में आजकल राष्ट्रवाद की सीमाओं को थोड़ा पुश किया जा रहा है, थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अभी हम महाद्वीप के स्तर पे तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पूरे दुनिया में खासकर जो ताकतवर और बड़े देश हैं वो एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। भारत के लिए उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अखंड भारत की जो पुरानी सीमा है वो हो सकता है। रशिया के लिए जो पुराना सोवियत यूनियन था। तो उसी तारतम्य में सिटीज़ और सिटी कॉन्ग्लोमरेशन के आसपास भी एक एरिया उभर के आता है। उसे आप जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें, हिंटरलैंड कह लें, बफर जोन कह लें या कुछ भी कह लें। तो उसके चलते, क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो इसका एक आधार बनता है। अब उसके चलते हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से पुराने जो डायमेंशंस थे उन्हीं का एक्सटेंशन है। यानी कि जैसे आप रामसर साइट को बढ़ाकर रामसर सिटी, फिर वो एनवायरनमेंट सिटी बन जाता है, स्मार्ट सिटी से बढ़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ट्राइडेंट त्रिभुजी, अगर आप राजनीति को अगर यहाँ पे देखें उसको बढ़ाकर विविधता में एकता वाली जो बात है, कुल मिला के उसका एक एक्सटेंशन है। एक तरह से ये प्लान वर्तमान परिकल्पनाओं का विस्तार है। त्रिवेणी संस्कृति से विविधता में एकता, भोपालियत को बरकरार रखना, विरासत का संरक्षण और सौंदर्यीकरण में तालमेल आदि। अब एक थॉट लीडर्स के चलते या ये कहिए कि पॉपुलर फिलोसोफर के चलते हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है और धर्म बनता है कि हम एक विज़न प्रोएक्टिवली
पूर्व क्रिया के रूप में प्रस्तुत करें। जहां एक और इसके साथ साथ सरकार अपना प्लान प्रस्तुत करेगी मेट्रोपॉलिटन 2047 का, उसी समय काल में यदि हम विज़न प्रस्तुत करते हैं, विज़न में अंतर ये होता है कि वो सारा आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ना होकर कल्पना और विचार के आधार पर अधिक बनता है, जबकि दूसरी ओर प्लान जो होता है वो ठोस आंकड़ों और जानकारियों पर ज़्यादा बनता है। तो यदि एक समय काल में दोनों बन जाते हैं तो अंततोगत्वा उन दोनों का मिलान करके जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं वो अवश्यंभावी होती हैं, वो बिल्कुल हो सकती हैं, डूएबल हो सकती हैं। तो सारे प्रबुद्ध नागरिकों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने विचारों के समावेश के साथ साथ एक भोपाल का मेट्रोपॉलिटन विज़न प्रस्तुत करें। इसमें सारे भोपाल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके विचारों और उनके अनुभवों का समावेश करके अगर हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो एक शुरुआती कदम हो सकता है। भोपाल शहर का विकास या भोपाल शहर में जो योगदान दिया लोगों ने अलग अलग समय पर, वो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तो राजा भोज के समय का एक काल जब ये तालाब बना और उस समय थोड़ी बहुत इमारतें बनी होंगी, लेकिन राजा भोज की राजधानी भोपाल नहीं थी। उनका राज्य का विस्तार यहाँ तक था तो उन्होंने यहाँ पर स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से कुछ काम करवाए। दूसरा समय जो गौंड शासकों का रहा है, जो लगभग 400-500 साल तक उन्होंने शासन किया है, तो उस ज़माने में भोपाल के अंदर कुछ कुछ काम हुए। तीसरी जो भोपाल की पहचान है वो नवाबकालीन पहचान है, जिन्होंने करीब 200 साल तक भोपाल पे राज किया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है वो नवाबकालीन को माइनस कर दें और केवल राजा भोज को ही प्रतीक माने। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप भोपाल रियासतकालीन भोपाल को भोपाल माने और गौंड शासकों को माइनस कर दें। आपको तीनों की मिलीजुली पहचान को कायम रखते हुए भोपाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसका आधुनिकता के साथ कैसे मेल बिठाया जाए, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार इस तरह से सोच रही है और कुछ काम हुए भी, अच्छी बात है। जैसे भोपाल की सदर मंजिल को जो हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया गया है, ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि हालांकि भोपाल नवाबों ने उस शाहजहां की तरह महान इमारतें नहीं बनाई, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो कुछ बनाया या जो कुछ याद रखने लायक है या नई पीढ़ी को बताने लायक है, उसका संरक्षण तो किया जाना चाहिए। गौर महल का किया गया है, भोपाल के तालाब का संरक्षण किया जा रहा, राजा भोज ने बनाया था। रानी कमलापति का महल तो हालांकि अब वो थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन गौंड शासकों ने भी 600 साल तक शासन किया है, तो क्या उनकी विरासत को हम भुला देंगे? संभव नहीं हो सकता। तो भोपाल की जो विरासत है मिलीजुली विरासत है, और इस मिलीजुली विरासत को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें भोपाल, आधुनिक भोपाल और पुराना भोपाल, दोनों को मिला जुला करके आप आगे बढ़ेंगे तो ही आप जो इसके सही मायने में उसकी पहचान सुरक्षित रह पाएगी। एक चीज़ और भी है कि राजा भोज केवल एक राजावर नहीं थे, राजा भोज एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी थे। संस्कृत में उनका जो ग्रंथ है, जो उन्होंने वास्तुशिल्प पर लिखा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद अभी कुछ कम समय पहले हुआ है। एक पूना के दंपति हैं, उन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में संस्कृत से, उसका हिंदी में अनुवाद होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने शहर बसाने का जो सिद्धांत दिया, जो योजना उन्होंने पेश की है, उस पर भी काम करके भोपाल के शहर को आगे डेवलप करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये दोनों चीज़ें हैं कि आप जब देश की राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि भोपाल बहुत साफ़ सुथरा, स्वच्छ और स्वच्छ हवा वाला शहर है, आप पाएंगे ये। लेकिन जब आप अपने ही आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पिछले 5 साल 7 साल के अंदर पाएंगे कि भोपाल की हवा में भी दुर्गंध भरी है, उसमें भी जहर भरने लगा है। जो AQI जो है उसका जो स्तर पहले 60-50 इस तरह होता था, वो बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो हम सब जो एक बतौर नागरिक जो हमारी जिम्मेदारी है, हम भी उसे भूल रहे हैं। कुछ प्रशासनिक कमजोरियां हैं जिसके कारण इस पर जो नियंत्रण के प्रयास होने चाहिए उस तरह के नहीं हो रहे हैं। देखिए, भोपाल में स्वच्छ हवा है, इसमें भोपाल की जो का वातावरण है उसका योगदान है। सरकार अगर ये सुनिश्चित करेगी, यहाँ के लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि अपने इस भोपाल को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाए रखें, तभी ये स्थिति बरकरार रहेगी। हम दूसरे बहुत सारे शहरों से बहुत अच्छे हैं, भोपाल बहुत अच्छा है इस मामले में, लेकिन अच्छा बना रहेगा ये यहाँ के नागरिकों के ऊपर निर्भर है, यहाँ के प्रशासनिक और शासन तंत्र पर निर्भर है।
कैपिटल प्रोजेक्ट ने काफ़ी मेहनत की इसमें पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधे लगाए, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित की। और जब से ये कैपिटल प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है तो उसका हर्जाना पर्यावरण भुगत रहा है और भुगतेगा वो। और आने वाले समय में अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो, क्योंकि जितने रोड बनेंगे उतने पेड़ भी कटेंगे। आप दावनी से चले जाइए, कोलार से पूरा रोड 15 किलोमीटर का चले जाइए, जितने भी पेड़ पौधे से सब काट पीट दिए, पेड़ पौधे ही नहीं है। तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत तो भोपाल की है ट्रैफिक। यातायात को लेकर पिछले 20-25 साल में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जो अपने आप में बड़ा उदाहरण हो। यहाँ 2-3 ब्रिज बनाए गए, ओवर ब्रिज या वो, तो उनकी प्लानिंग जो अधिकारी ने की, जिस समय की गई, वो एक तो भविष्य को देख के की नहीं गई। कोई पुल ऐसा है कि आप चढ़ जाएंगे तो उतर नहीं सकते, उतर सकते तो चढ़ नहीं सकते। तो कम से कम यातायात को लेकर नए शहर और पुराने शहर दोनों जगह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत है। प्लस जैसे कहा जा रहा है कि मेट्रो आ रही हैं या सिटी बसें आ रही हैं, तो आने से तो है, लेकिन आजकल आदमी वैसे ही अपने 4 व्हीलर से चल रहा है, तो सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी। जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, जहाँ नई सड़कों की ज़रूरत है उनको चौड़ा करना। प्लस जहाँ जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, जिन सड़कों को डेवलप किया जा रहा है या विकास किया जा रहा है, वहाँ उसके आसपास ही उन पेड़ों को लगाया जाए, ताकि जो हरियाली पहले वो थी वही आगे बनी रहे आगामी 47 तक, या जैसा प्लान है। देखिए, ये जो आज का मुद्दा है 2047 का भोपाल, निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति इसको सुनेगा तो वो इसका स्वागत ही करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन साथ में ये भी चाहता है कि जो पहले की उसकी प्राकृतिक धरोहर हैं, है ना, वो नष्ट नहीं हो, उसके साथ विकास हो। क्योंकि अगर प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासतें अगर ये नष्ट होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाएगा। ये उसके लिए एक जटिल समस्या बन गई है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबकी सब एक रेस में सवार हो गए हैं कि हमें विकास करना है, विकास करना है, विकास करना है। जिस महानगर की बात हम 5 जिलों को जोड़ के, 5 संभागों को जोड़ के कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना क्या है? क्योंकि जंगल जिस गति से विकास के नाम पे कट रहे हैं, अगर ये एक महानगर बन गया तो जो जंगली एरिया है, जंगल का एरिया है, वो कहाँ जाएगा? और अगर वो नहीं बचा तो हम किस महानगर की कल्पना कर रहे हैं? कंक्रीटों से भरा हुआ, जिसमें जिंदगी इम्पॉसिबल है। तो हम किस महानगर की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले सवाल ये। भोपाल की पहचान झीलों का शहर, नवाबों का शहर, ये हमारी विरासत है और इसे बचाया जाना तो बहुत ज़रूरी है। हमारी चूँकि धरोहर है और इस पर हमें नाज होता है, हमारी संस्कृति नाज करती है, और हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इस पर नाज करती है, इसलिए हमें इसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपनी संस्कृति को बुलंद रख सकते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर सीख दे सकते हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सकती है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे भोपाल से जुड़ा हुआ, चाहे हम यहाँ के यहाँ के जो है वातावरण की बात कर लें, यहाँ की ग्रीनरी की बात कर लें, या फिर हम किसी भी चीज़ों को लेकर बात करें, तो निश्चित ही हम ये मानते हैं कि इससे वो कम से कम 20 सालों में 10 गुना बेहतर होगा, 10 गुना ज़्यादा विकसित होगा। क्योंकि अब पूरे देश में जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी या ग्लोबल सिटी जैसी बात की जा रही है। भोपाल को भी मेट्रोपॉलिटन बनाने की बात कही जा रही है। तो ग्लोबल सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी का विज़न कैसा होना चाहिए, कितना वो डेवलप्ड होना चाहिए, ये हमको इस चीज़ों को देखकर भी लेना चाहिए कि इस वक्त दिल्ली कैसा है, दिल्ली में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो निश्चित ही जब 20 साल बाद या 22 साल बाद भोपाल होगा तो वो कैसा होगा। मेरा तो मानना है कि भोपाल जो शहर है वो प्रकृति से बड़ा भरा पूरा है। यहाँ झीलें हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ जंगल है, सब कुछ हो, कम से कम ये ज़रूर बच जाए। अभी खतरा इस बात का है कि जो हम बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट की, उसमें ये सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो मुझे लगता है कि 2047 में जो भी तरक्की हो, कम से कम झीलें यहाँ बची रहें, पहाड़ और जंगल बचे रहें, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि ये अगर नहीं बचेंगे
तो फिर नई जनरेशन कैसे जिएगी इसका अंदाज़ा हम बहुत कठिनाई से लगा सकते हैं। गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, पानी का संकट होगा, इसके साथ साथ बीमारियाँ बहुत हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। भोपाल को पहाड़ों और नदी तालाबों का शहर कहा जाता है और यही एक बड़ी पहचान है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ के जो तालाब हैं वो भोपाल की पहचान हुआ करते थे। चाहे मोतिया तालाब का जो 3 सीढ़ी वाला तालाब है वो भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता था। तो इस धरोहर को कैसे बचाकर सहेज कर रखा जा सकता है, कैसे इस पहचान को बरकरार रखा जा सकता है। विकसित भोपाल में जो भोपाल की पुरानी पहचान है, जो पुरानी रिवायतें हैं, उनको कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो भोपाल स्वच्छ भोपाल हो, सुंदर भोपाल हो और जो उसकी पुरानी तासीर रही है वो भी बरकरार रहे, इस दिशा में भी विचार करने की ज़रूरत है। आपका प्रदूषण क्यों होता है? आज ये होता है कि आज आप रोड बना देते हैं, अगले दिन वो आगे जियो फाइबर वाले खोद के चले जाते हैं, तो वापस मट्टी आ जाती है, बाहर आ जाती है, मट्टी उड़ने लगती है। उसके बाद कोई आता है तो बगल में नाली बन जाती है, फिर उसके बाद आता है तो स्मार्ट सिटी वाले खंभे गाड़ देते हैं। तो जो भी कुछ करें एक बार करें, दुरुस्त करें, सोच के करें। अगर रोड पे अगर डस्ट नहीं होगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा, मैक्सिमम जो पॉल्यूशन होता है। बाकी जो कार्बन वाला है वो पॉल्यूशन के लिए तो ठीक है, आजकल जो गाड़ियाँ आ गई हैं वो उसमें मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता होगा कि कष्ट देगा वो। भोपाल 2047 का जो विज़न है उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2047 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे हमको आज़ादी, मतलब हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। तो कहीं ना कहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं विज़न है कि इसको एक नए रूप में भोपाल को दिखाना है, उसके लिए कई बड़े चेंजेस करना है। तो आने वाले समय में जो हमारा भोपाल एक नए रूप में नज़र आएगा और कई इसमें बदलाव होंगे। जैसे मान लीजिए मेट्रो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, उसके बाद बिजली की व्यवस्था होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भोपाल की जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको सुधारने के लिए सरकार बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुराने समय का भोपाल बना हुआ, उस समय जो आबादी हुई थी उसके हिसाब से रोड बने हुए थे, लेकिन अब क्या है, भोपाल जिस हिसाब से बढ़ रहा है और 2047 तक जो वो बढ़ के जाएगा, तो उसके हिसाब से जो एक व्यवस्था सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बना रही है कि आने वाले समय में भोपाल जाना पहचाना और अच्छी तरह जाना जाए। क्योंकि अभी आप जानते हैं झीलों का शहर माना जाता है इसको, पहाड़ियाँ होती है, खूबसूरत ग्रीनरी होती है। तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, झीलों को कैसे बचाया जाए, शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य को कैसे बनाया जाए। तो 2047 में ये मुद्दे जो हैं धर्मेंद्र जी, ये आने वाले समय में जनता के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। मेट्रो जो है वो अगर उपनगरों में जाएगी, जैसे सीहोर से मेट्रो चली और वो मेट्रो मंडीदीप तक जाएगी, तो निश्चित तौर पे इस बीच में जितने उपनगर आएंगे वो उन सबको कवर करेगी। तो लोगों के पास जो है वो समय की बचत होगी, कहीं ना कहीं व्यापार उपनगरों में बढ़ेगा। लोगों को जो इतना समय लगता है, सीहोर से अगर अपन मंडीदीप की तरफ जाएंगे तो मैं समझता हूँ लगभग 1 घंटा है और ये 1.25 घंटे के आसपास ये समय लगेगा बाय रोड जाने में। लेकिन मेट्रो जब आ जाएगी तो निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आधे घंटे में या 45 मिनट में अपन सीहोर से लेके मंडीदीप तक जा सकते हैं। और इस मेट्रो के प्रोजेक्ट चूँकि पूरे भोपाल में चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और जो कंपनी इसको कंप्लीट कर रही है उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी होनी चाहिए, ताकि निगरानी के साथ साथ जो उसमें मटेरियल लग रहा है वो भी मजबूत होना चाहिए, ताकि जो है समय की भी बचत होगी और शहर का विकास भी होगा। उसके साथ साथ शहर के विकास के साथ साथ भोपाल के आसपास के शहरों का भी विकास होगा और वहाँ वो भी हब बनते जाएंगे। जिस अनुपात में भौतिक विकास प्रस्तावित है, बढ़ता क्षेत्रफल, बढ़ती जनसंख्या इत्यादि, उस अनुपात में भौतिक संसाधन खुशहाली बढ़ाने के लिए ना भी दे सकें तो उसकी भरपाई समय देकर करें। यूँ तो फ़ायदों में बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा कृषि और ग्रामीण विकास गिनाए गए हैं। यदि उसी अनुपात में पर्यावरण और जल संरक्षण और मानव विकास के लिए संसाधन और समय आवंटित किया जाए तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। कोई भी प्रकल्प जो होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है।
जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो कुछ एक बातें जो हम अपने विचार से ही ला सकते हैं आगे, वो ऐसा कि जो चीज़ें हमें इमोशनल गार्डियंस के रूप में, कि हमें सुरक्षा के हेतु कि कोई बुराइयां जो इसमें ना घुस जाएं, प्रवेश ना ले सकें, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एक एक्ट अभी लंबित है, उसको एक्ट को पास कर दिया जाए। उसके साथ साथ अगर आप भोपाल को एक सर्कुलर इकॉनमी, पूरी तरह सर्कुलर तो नहीं होती, यानी कि पूरे का पूरा उसका वेस्ट अगर रिसाइकल हो सकता हो तो बेहतर बात हो। कि भोपाल को यदि आप कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने की बात करें तो वो भी एक बात आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। एक तरह से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र बनाना है। जिस तरह से मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, उसी तरह से भोपाल को प्रदेश का दिल और आत्मा बनाना है, विविधता में एकता और बहुलता में समरसता स्थापित करके। इस सिलसिले में आगे चल के और अभी हमको कुछ स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन स्टडी करते वक्त चाहे हम दिल्ली एनसीआर की करें या लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन की करें, हमें 2 तरफ़ा स्टडीज़ करनी पड़ेगी। एक पक्ष तो ये होगा कि आप ये देखें कि हमें क्या सीखना है उनसे, और दूसरा पक्ष वो होगा कि हमें क्या नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखेंगे तो वहाँ दिल्ली में जिस तरह के कूड़े के ढेर या आपकी प्रदूषित जो आपको वायु दिखाई पड़ती है, तो हमको ये सीखना है कि कम से कम वो बातें यहाँ पे, गलत बातें यहाँ दोहराई ना जाएं। जो अच्छी बातें मान लीजिए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन ने की हैं कि उन्होंने जो बहुतेरे सर्वे और स्टडीज़ कराई हैं, 40 से अधिक, तो उसी तरह हमें भी डिटेल्ड स्टडीज़ और सर्वे ज़रूर करानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसमें सारे नागरिकों की भागीदारी, जो विभिन्न तरह के नागरिक पक्ष हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे कलाकार हों, सबकी भागीदारी आपको डिज़ाइन के स्टेज पे ही, जब आप इसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जब आप एक विज़न तैयार कर रहे हैं, उसी समय वो सुनिश्चित की जाए। एक विज़न के साथ साथ एक मिशन बनना भी ज़रूरी है। अब इन सब बातों के चलते यदि हमसे ये पूछा जाए कि कोई एक चीज़ जो आप अवश्य करना चाहेंगे, वो ज़रूरी है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ साथ भोपाल को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़न भी ज़रूर चाहिए। आपको महानगरीय एक क्षेत्र के साथ साथ महान नागरिक का भी एक क्षेत्र बनाना है, तभी बात बनेगी। जिस तरह हम लोग जीडीपी, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा कमतर ठहरते हैं, लेकिन उनकी भरपाई बेटर पर कैपिटा, बेहतर हवा पानी से हो सकती है। और एक चीज़ यदि हमें देखा जाए कि हमें जो नहीं करनी है, वो ऐसी कि हमको सिर्फ़ ऐसा मॉडल नहीं बनाना है जो सिर्फ़ विस्तार ही करता हो और विकास की तरफ ध्यान कम देता हो। यानी कि ये तो स्वाभाविक रूप से जो शहरी क्षेत्र है उसके आसपास विकास तो होता ही होता है, लेकिन एकदम सीमाओं से सटे क्षेत्रों के अलावा भी जो दूरस्थ क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर भी सबअर्बन प्लेसेस, टाउनशिप्स जो सेल्फ सफिशिएंट हों, जो स्वावलंबी हों, उनका निर्माण भी ज़रूरी है, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो भोपाल की अपनी पहचान एक बनती है कि भोपाल एक झीलों का और तालाबों का शहर है, उससे अलग हट के हमको, ये तो सारी प्राकृतिक पहचान है। अब समय आ चुका है कि हमें जो मानव निर्मित चीज़ों से भी इसकी पहचान बने, चाहे वो सिटी ऑफ म्यूज़ियम्स और मॉस्क्स की बात होती है जैसे एक, उसके अलावा सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स और सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की बात हो सकती है, सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड क्रिएटिव्स की बात हो सकती है। यानी कि हमें प्राकृतिक पहचान के साथ साथ हमें एक मानव निर्मित पहचान भी इसकी बनानी पड़ेगी। अगर हमारा बस चले तो हम भोपाल को एक ट्राई सिटी के रूप में पेश करना चाहेंगे, जैसा कि हमारा ऐतिहासिक रूप में भी शुरुआती दौर में भोजपाल, फिर भूपाल और अंततः भोपाल। तो उसको यदि हम भौगोलिक रूप में भी अगर ट्राई सिटी के रूप में करेंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में एक यूनिक चीज़ होगी, एक अद्वितीय चीज़ होगी। ट्विन सिटीज़ तो बहुत सी हैं, अगर ट्राई सिटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अर्बन कॉन्ग्लोमरेट बन सकता है। यूँ अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी दुनिया में
अब जो शहरीकरण होना है उसका अधिकांश हिस्सा एशिया में और उसका भी एक अधिकांश हिस्सा भारत में, और उसमें से भी सबसे अधिक हिस्सा शायद मध्य प्रदेश में होने वाला है अगले 20-25 सालों में, 2047 तक कम से कम। अगर सही ढंग से हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ इसका डिज़ाइन बने, इसका विज़न बने और प्लान बने, और उसी तरह से सही अनुपात में इसका क्रियान्वयन हो, हिस्सेदारी और भागीदारी टोकन रूप में नहीं, सही अनुपात में अगर हो, तो ये संभावना प्रबल है कि भोपाल न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी सबसे अधिक लिवेबल सिटी, सबसे अधिक रहने योग्य सिटी के रूप में उभर सकता है, और वो भी हमारे जीवन काल में ही 2047 तक।